मुझे लगता है कि श्रद्धांजलि का नीला रंग आपने भी पहना हुआ है। हाँ बिल्कुल, तो मुझे सबसे लगता है पहले कि तो विनम्र एक्चुअली श्रद्धांजलि। बिल्कुल, और मतलब मुझे लगता है कि एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, और मैं प्रधानमंत्री की तुलना में उनको वित्त मंत्री के तौर पर ज़्यादा याद रखना चाहूँगा, क्योंकि जिस एलपीजी की वजह से हमारी, चाहे हम बात करें लिबरलाइजेशन की बात करें, या हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें, या ग्लोबलाइजेशन की बात करें, मतलब वैश्वीकरण, निजीकरण और सारा जो ये बात भूमंडलीकरण की जो हम बात कर रहे हैं, इन सब विषयों पर जिस तरीके से उन्होंने द्वार खोले थे हर्षवर्धन, वो सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उसके बाद और उससे इतर जो राजनीति शुरू हुई है, मैं चाहूँगा शुरुआत उस पर आप करें, खासतौर से उनके स्मारक को लेकर जो बातचीत हुई है। उनके व्यक्तित्व पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, और उनका व्यक्तित्व विराट था, सब चीज़ें थीं, लेकिन इतिहास थोड़ा निर्मम होता है, बहुत तरीके से चीज़ों को करता है, लेकिन उसके साथ जो ये सियासत का ये जो संस्कार, उनके अंतिम संस्कार को लेकर सामने आया है, ये मुझे लगता है ज़्यादा त्रासद और ज़्यादा दुखद है हर्षवर्धन। नहीं, निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इसको भी ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने के तौर पर ले लिया, जीते जी उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का कितना सम्मान किया, वो लोगों के सामने घटनाएं हैं, चाहे वो राहुल गांधी का वो अध्यादेश फाड़ देना हो प्रतीकात्मक तौर पर, ठीक है, वो भ्रष्टाचार वाले मामले पर वो अध्यादेश भी गलत था, लेकिन उस अध्यादेश को जो आपकी ही सरकार है, आपका प्रधानमंत्री अमेरिका गया हुआ है, उस वक्त आपने ही किया, ये ठीक नहीं था। तो राहुल गांधी को हीरो बनाने के लिए विलेन आपको मनमोहन सिंह को बनाना है, ये तो बड़ा गजब था। लेकिन आज वही राहुल गांधी वो तोप खाने वाली गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे। आज वो लग रहा था कि जैसे एकदम मनमोहन सिंह जी गए, उनके घर परिवार का कोई चला गया होगा भी, क्योंकि इतने लंबे समय का वास्ता है। लेकिन कुछ बातें तो देश के लोगों को सोचना चाहिए। सबसे पहले तो यही, क्या किसी पार्टी को इस नाते किसी नेता का स्मारक बने या ना बने क्योंकि उस पार्टी में एक परिवार को लाभ या हानि हो सकता है? क्या वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे? अगर वो प्रधानमंत्री थे तो वो देश के प्रधानमंत्री थे, तो क्या उनको ये देश की सरकार पर भरोसा नहीं था? और अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? क्योंकि उसके पीछे उनके अपने राजनैतिक पाप कर्म थे। वो पाप कर्म वो था जब 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी का निधन होता है, तो उनके शव को कांग्रेस मुख्यालय के भीतर नहीं ले जाने दिया जाता है। उनकी अंत्येष्टि हैदराबाद में होती है। उनको स्मारक के लिए एक जगह तक नहीं दी जाती। यानी दिल्ली में जो राजघाट, शांतिवन, मतलब ढेर सारी अलग अलग सबकी है, उन जगहों में कोई एक कोना पीवी नरसिम्हा राव जी के लिए नहीं मिलता है। फिर 10 वर्ष यही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहते हैं। 10 वर्ष में इनकी सरकार कोई भी ऐसा स्थान नहीं खोज पाई जहां पीवी नरसिम्हा राव जी का स्मारक बन पाता। एक कैबिनेट नोट की बात जरूर आती है जिसमें कहा गया कि अब अलग से कोई जगह नहीं होगी, इसी में सबका स्मारक बनेगा। प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह जी के बाद, और उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के लिए स्मारक के लिए स्थान खोजा। जो राजनीतिक पाप कर्म गांधी परिवार ने किया था उसको दुरुस्त किया। अब संदर्भ के लिए समझना जरूरी है। और दूसरा, एक तो मैं ये भी मानता हूं, आप भी बताइए, मैं ये मानता हूं कि क्यों निगमबोध घाट पर होने से किसी प्रधानमंत्री की इज्जत कम हो जाएगी, उसकी हैसियत कम हो जाएगी? पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ हुआ। ये कौन सा नियम है भैया कि जिस जमीन पर जलाए जाएंगे उस जमीन पर समाधि बनेगी? कोई आश्रम करना है क्या? कोई बाबा बनाना है क्या? या कोई वो राजा थे भारतवर्ष के? और ये गलत परंपरा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही रुकनी चाहिए थी। ये जो आदत थी ना कि जहां नेहरू जी रह गए, भाई वो नेहरू जी का घर है तो स्मारक बन गया, और स्मारक बन गया तो कब तक? जब तक नरेंद्र मोदी नहीं आए तब तक प्रधानमंत्रियों का स्मारक संग्रहालय नहीं बना, वो तब तक सिर्फ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी रहा। तो इस पर भी जरा बात होनी चाहिए। देखिए हर्षवर्धन जी, वही मैं कह रहा था ना कि बात निकली तो अब दूर तक जाएगी, थोड़ा समय चाहिए होगा, क्योंकि जो 3 मूर्ति भवन जिसकी बात हो रही है, उस भवन में इंदिरा गांधी जी ने भी लाल बहादुर शास्त्री को नहीं रहने दिया। प्रधानमंत्री बन गए लाल बहादुर शास्त्री, उनको छोड़कर जाना पड़ा। मैं बहुत अतीत में नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी जो मौजूदा समय में एक नहीं, सवाल लेकिन ये संदर्भ आप पूरे उसका जिक्र करना जरूरी है जी, क्योंकि आप
जब लोकशाही की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो ये राज परिवार वाली जो एक अवधारणा है, जो राज परिवार वाला एक जो अंदाज है, वो जो ओनरशिप है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, उसके खिलाफ तो हम बात करेंगे ही ना। नहीं बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा था कि भाई वहां पर भी प्रधानमंत्री अगर हो गए थे, अब लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी को लगता था कि उनको बनना चाहिए, जो उनके पिता वो नेहरू जी की बेटी हैं, ये उनकी विशिष्टता थी, तो इस आधार पे उनको ही उस वहां पर रहना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री वहां से विवश होकर, बहुत मतलब आहत होकर वहां से निकले, उनको दूसरा स्थान खोजना पड़ा। ये भी इस देश की लोकशाही ने देखा है कि इस देश का एक प्रधानमंत्री जो बहुत डोसाइल पृष्ठभूमि से आया था, उसके बाद जब वो तीन मूर्ति भवन में जाता है तो गांधी परिवार की वजह से, इंदिरा गांधी की वजह से उसको छोड़ना पड़ता है तीन मूर्ति भवन। आज तीन मूर्ति भवन में तमाम प्रधानमंत्री जितने बने हैं, सबके अपने स्मारक हैं, सबकी अपनी जीवनी है। कम से कम कोई अगर प्रधानमंत्रियों के बारे में जानना चाहता है तो वो चाहे वीपी सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर हो। आपने बात की पीवी नरसिंह राव की, मैं तो बात करूंगा वीपी सिंह की भी। आज की तारीख में मंडल मंडल बहुत बात हो रही है, बात करूंगा मैं चंद्रशेखर की भी। वीपी सिंह जब उनका निधन हुआ तो आपको याद होगा कि 26/11 का हमला हुआ था, उसके बीच में उनका निधन हुआ। 2 या सवा 2 मिनट की श्रद्धांजलि सिर्फ दी गई थी उनको संसद में। उनके लिए क्या किया गया था बताइए ना, वो तो कांग्रेस से ही निकल कर आए थे ना। पीवी नरसिंह राव को खारिज करके आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था ये बड़ा रोचक है। बिल्कुल वही बात, जिस व्यक्ति की वजह से मनमोहन सिंह का सारा करियर, सारी ऊंचाई, सब कुछ, वो योग्य व्यक्ति थे, लेकिन जाने तो इसीलिए जाते हैं ना कि 1991 रिफॉर्म मैन। ये आपने ठीक बात कही बिल्कुल। और वो पीवी नरसिंह राव जो मतलब कहते हैं हीरे की परख थी, वो पीसी अलेक्जेंडर के कहने पे, और मैं फिर कह रहा हूं कि वहां पर उससे पहले खैर कौन पसंद थे, पटेल साहब को आना था, वो नहीं आए, वो आए, उस पर नहीं जाता। लेकिन जब उन्होंने मौका दिया मनमोहन सिंह को, तो मनमोहन सिंह ने वहां पर परफॉर्म किया, और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह दा मनमोहन सिंह बने। एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री आया, लीग से हटकर, जिसने बजट लाया, लेकिन उसके पीछे विजन किसका था? प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव का। और मैं फिर बार बार कहता हूं, और मुझे लगता है कि मैं नहीं कहता हूं, जो भी समझदार व्यक्ति होगा, जिसने दुनिया समझी है, देखी, वो जानता है कि आज मिडिल क्लास की जेब में कुछ पैसा है, उसके कुछ अरमान हैं, पूरी दुनिया एक गांव के रूप में ग्लोबल विलेज जिसकी बात करते बन गई, तो वो द्वार अगर उस समय ना खुले होते तो ये नहीं होता हर्षवर्धन। मुझे लगता है इस लिहाज से उनको याद किया जाएगा। दूसरा जो आपने निगम बोध घाट वाली बात की, अच्छा, तो इसको फिर जब आप कह रहे हैं तो इसको थोड़ा सा और मैं जोड़ता भी हूं आपसे, थोड़ा सा मतलब सवाल जैसा भी हो जाएगा। उस नीति से हुआ क्या? देश खुल गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो शर्तें थी, बंदिशें थी, खत्म हो गई। इंस्पेक्टर राज को पहली बार धक्का पहुंचा, लाइसेंस राज वगैरह सब जो लाइसेंस राज था वो खत्म हो गया। सिलेंडर, टेलीफोन, कार, स्कूटर, सब जुगाड़ से लेने की जरूरत खत्म हो गई। एम्बेसडर फिएट से हटकर दुनिया का हर ब्रांड भारत में है। दुनिया के हर ब्रांड का कोट पैंट, जूता से लेके मोबाइल, चश्मा से लेके सब कुछ है। सब जो दुनिया के किसी हिस्से में होता है उससे पहले यहाँ लॉन्च हो जाता है। उस सब की बुनियाद रखी। लेकिन ये सब क्या था? ये स्टेट के प्रभुत्व को, राज्य के प्रभुत्व को, यानी उस नेहरूवियन सोशलिस्ट जो पॉलिसी थी, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे उल्टा कर दिया। तो जो गैर गांधी परिवार का प्रधानमंत्री बना, तो उसने इस देश को जो फ्रॉड तरीके से हिंदू ग्रोथ रेट कही जाती थी, और सोचिए उसका नाम हिंदू ग्रोथ रेट उस वक्त इकोनॉमिस्ट कर देते थे। भाई हिंदू से क्या लेना देना? नेहरू जी तो हिंदू रीति रिवाज के लिहाज से कुछ करते नहीं थे, सोमनाथ मंदिर नहीं गए, उनका अपना रहन सहन, पहनावा, वेशभूषा कुछ था ही नहीं, वो अंग्रेज टाइप थे। वो हिंदू ग्रोथ रेट कहते रहे गैर हिंदू कामों की तरह। और जब गैर गांधी प्रधानमंत्री बना, गैर गांधी को वित्त मंत्री बनाया, देश की अर्थव्यवस्था बदल गई। जो मनमोहनी सपना 10% का देखा, वो हमने उसी दौरान देखा, उन्हीं नीतियों पर देखा। तो ये क्या नेहरू जी की जो समाजवादी नीतियां पूरी तरह से उन्होंने रद्द कर दी थी वित्त मंत्री रहते। तो जब वो प्रधानमंत्री बने, तो क्या ये जो एनएसी बनाई गई थी, जो अनडेमोक्रेटिक थी, बिल्कुल, जो अलोकतांत्रिक, एक तरह से कहें संविधान विरोधी, वो जो एक पावरफुल कमेटी बनाकर और जो उसको गवर्न करने की कोशिश होती कि अच्छा चलो ठीक है तुम राजा हो लेकिन गवर्न तुम्हें चर्च करेगा, वो वाली जो मानसिकता थी, तो क्या ये वही वाला बदला था क्या जो नेहरू जी की नीतियां खत्म? क्योंकि 10 साल की सरकार वो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री वाली सरकार नहीं थी, वो फिर से नेहरूवियन सोशलिज्म पॉलिसी वाली सरकार थी।
हाँ, इसके दो मतलब इसको दो तरीके से इसको विश्लेषित करना पड़ेगा हर्षवर्धन। पहली बात तो ये है कि ये गठबंधन की सरकार भी थी। दूसरी बात ये थी कि मनमोहन सिंह के ऊपर जिस तरीके से वो असंवैधानिक तरीके से संस्था बनाई गई तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सोनिया गांधी को उसका चेयरमैन बनाने वाला फैसला वापस लेना पड़ा था, वरना उनकी सदस्यता जाती। आप देखिए उसमें यह भी असंवैधानिक था, ये उसी सरकार ने फैसला लिया था। तो मैं बार बार कहता हूं ना कि मनमोहन सिंह का जब हम लोग पूरा आकलन करेंगे तो थोड़ा समग्रता से अगर करेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। पर जो बात आपने कही कि नेहरू का जो समाजवादी जो सोच का जो मॉडल था, और इतना ही नहीं, जो रशिया की तरफ पूरी देखने वाली बात थी, अमेरिका को इस देश में शत्रु की तरीके से देखा जाता रहा था। याद करिए हर्षवर्धन, वो जो टैली आती थी ना ओलंपिक की, भारत तो कहीं होता नहीं था, उसमें यूएसएसआर की टैली अमेरिका से ऊपर जा रही, ये देख के भारतीय ताली बजा लेते थे। इस तरीके का मानस था यहाँ पर। तो दूसरे देशों के मुकाबले को देखकर हम खुश होते थे, आज हम अपने बारे में सोच रहे हैं। और ये जो सोचने का मौका मिला वो 91 में पीवी नरसिंह राव सरकार ने, जिनके साथ अगर अपमान किसी प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा इस देश में हुआ है तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा अन्याय किसी के साथ हुआ है तो पीवी नरसिंह राव के साथ में हुआ है। और फिर मैं कहता हूं कि थोड़ा सा मतलब झगड़े का विषय है। नरसिम्हा राव जी का जो अपमान किया वो तो जब वो प्रधानमंत्री से हट गए नहीं रहे तब वो अपमान हुआ, लेकिन ये जो मनमोहन सिंह जी हैं इनको तो 10 साल कुर्सी पर बिठा के अपमानित किया गया। हाँ नहीं, लेकिन अब मनमोहन सिंह और पीवी नरसिंह राव में भी फर्क था। देखिए निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री पद वहां पर अपमानित हुआ। मैं मनमोहन सिंह की बात की, मनमोहन सिंह जी खुद मानते थे कि वो इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है, और वो बार बार इस बात को मानते थे। तो अब ये तो उनको तय करना था ना मनमोहन सिंह जी को कि भाई मुझे इस तरीके से यहाँ रहना है नहीं रहना है। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय राहुल गांधी ने उनका कैबिनेट नोट फाड़ा था उसके बाद अगर बहुत स्वाभिमानी कोई व्यक्ति होता तो उसको वहां पर नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट करूं। हालांकि और उनकी सादगी के खूब चर्चे किससे हो रहे हैं, मारुति 800 से लेकर और पता नहीं किस किस चीज से। अब कहीं ये भी आ जाता है कि उन्होंने जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनको लगा अरे मेरा टिकट भी होगा क्या। तो ये सब किससे खूब आते हैं। लेकिन इतना सादगी 1971 से जो व्यक्ति इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर सरकार से जुड़ गया हो, इतने सालों तक सत्ता में रहा हो, यूजीसी के भी उसको ये चीजें न पता हो, तो ये थोड़ा सा ना समझ में आने वाली बात है। नहीं वो उन्होंने नहीं कहा, वो तो ये जो लुटियन जो उनके कुछ तथाकथित पत्रकार हैं जो आज की तारीख में वो फिर सोनिया गांधी जी का जो त्याग 2004 वाला जीवित करने में लगे हैं, ये उनका कहा सुना है, समझ रहे हैं। ये वही लॉबी है और इस चीज को समझना पड़ेगा हर्षवर्धन। मैं लगातार कवर करता था, लोग कहते ना कि सोनिया जी ने मनमोहन सिंह को बना दिया था। अरे क्यों बनाया था और किसके पीछे कारण क्या थे? हम लोग रिपोर्टर थे। आप जानते हैं 3 मूर्ति लेन में हम लोग खड़े रहते थे सुबह शाम तक। किसका घर होता था पता है आपको? हरकिशन सिंह सुरजीत का। सोनिया गांधी दिन में 3 बार वहां चक्कर लगाती थी और उसके बाद उनका ये सुझाव था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया जाना चाहिए। और क्यों बनाया जाना चाहिए वो बहुत लंबी बात है, लेकिन साथ में लालू प्रसाद यादव तैयार नहीं थे इसके लिए, उनका सोनिया गांधी को बनना चाहिए। तो फिर सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को लालू प्रसाद यादव के यहाँ लेकर गई। तो ये जो तमाम चीजें और उनको बनाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि बराक ओबामा ने कहा था कि प्रधानमंत्री बोलते हैं मनमोहन सिंह तो दुनिया सुनती है, तो सब बता रहे हैं। पर उसी किताब में द प्रॉमिसिंग लैंड में वो ये भी लिख रहे हैं ना कि सोनिया गांधी अपने रिलक्टेंट बेटे जो 40 साल के राहुल गांधी, जो हम उस समय की बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जो है बनाया था मनमोहन सिंह को, क्योंकि ब्यूरोक्रेट थे, टेक्नोक्रेट थे, उनसे कोई खतरा नहीं था, तो सुरक्षित रखना चाहती थी अपने बेटे का भविष्य। तो कुल मिला के इसको त्याग बता देना और इसको महानता बता देना उचित नहीं। और प्रधानमंत्री पद को बार बार अपमानित किया गया, ना सिर्फ उसके जरिए, एनएससी के जरिए। और मैं बताऊं कि हम लोग रिपोर्टर थे, सब कुछ था, हमेशा ये बताया जाता था कि सोनिया गांधी जी ने फैसला दिया है, ये फैसला लिया गया, चाहे आरटीआई की बात हो चाहे आरटीई की बात हो, इसका क्रेडिट क्या कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जाता था? हाँ, अब वो वहां पर बैठे थे तो साइन उनको करने थे वहां पर, लेकिन हमेशा कहा जाता था कि वो एनएससी की तरफ से। अच्छा, सच भी यही था, मनरेगा भी था, तो ये सारी चीजें बनी तो वहीं पर थी। तो संविधानेतर सत्ता तो असली वहां पर चल रही थी, सत्ता केंद्र था। लेकिन एक सवाल आपने जो पूछा था निगम बोध घाट वाला, एक छोटा सा रेफरेंस जरूर मैं देना चाहूंगा हर्षवर्धन, उसको दिए बगैर नहीं छोड़ सकता। रीजन ये है कि निगम बोध घाट है कौन सी जगह, ये समझ लीजिए। निगम का बोध जहां पर ब्रह्मा जी को हुआ था और मृत्यु के बाद सारी आत्माएं परमात्मा से मिलती हैं जाकर, ये जो है सिद्धांत और ये मान्यता अगर है, तो अगर उसी जगह पर जाकर पूरे राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के साथ में
उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। और आप याद करिए, मैं फिर कह रहा हूँ ना कि जिस तरीके से पूरा, मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार ने इसमें जरा सी 0.1% भी कहीं पर कोई रंच मात्र वो रखी हो। और फिर ये फैसला उनके परिवार का भी होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। भाई नरसिंह राव को जिन लोगों ने अपने मतलब कार्यालय में नहीं आने नहीं दिया, आने दिया, बिल्कुल, है ना, बहुत अपमान, उससे अपमान किया अपमानजनक क्या गया, होगा, उससे बिल्कुल। अपमानजनक क्या हो सकता है। तो मैं बहुत और अतीत देखिए, में मैं तो ये भी कह रहा हूँ नरेश, देखिए यहाँ जाके एक चीज तो समझनी पड़ेगी ना, हम लोकतंत्र में थोड़ा तो एहसास दिलाएं लोकतंत्र का। आप उनकी सादगी की बात कर रहे हैं, आप उनकी सहजता सरलता की बात कर रहे हैं, आप उनकी मारुति 800 की बात कर रहे हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं कि ना ना उनका तो जिस जमीन पे संस्कार हो स्मारक बना दो। मुझे तो इस आइडिया से ही चिढ़ होती है। अच्छा, मुझे लगता है उन्हीं कि ये के बहुत कैबिनेट का फैसला खतरनाक था, है। उन्हीं उन्हीं कैबिनेट का फैसला कि था अब ऐसा नहीं 2013 होगा। में कि अब इस तरह से नहीं होना चाहिए, और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी ऐसा हुआ। मेरा ही मानना है कि अब जो भी समाधि स्मारक बनना है वो वही जो इलाका है पहले से कहा जा चुका है, लेकिन उसी में और छोटे हिस्से में बनाया जाना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ कि बहुत बड़ा सा पार्क है, उसकी देखरेख भी नहीं हो पाती, वहां लोग जाते भी तो कितने बड़े में जाएंगे। आप उनको अच्छे से बनाइए, वो इलाका अच्छे से रखिए, जो लोग जाएं वो सारे प्रधानमंत्रियों की समाधि देख लेंगे। ये क्या मतलब हुआ? और सोचिए, संजय गांधी कब प्रधानमंत्री थे, याद है आपको? वही कह रहा हूँ, उनका भी, मैं यही बात कहने भी जा रहा था, उनका भी वहां पर बना हुआ है। नहीं तो कुछ समय तो होगा ना, कब थे प्रधानमंत्री? नहीं नहीं, वो तो मुझे लगता है कि मतलब वो अलग टाइम में, अलग टाइम जोन में रहे होंगे। नहीं, कुछ तो था, बिना प्रधानमंत्री कैसे रहे होंगे वहां? नहीं नहीं, वो गांधी थे ना। ये भी एक लोकशाही पर राजशाही चलाने का उदाहरण है। आप कल्पना कीजिए, गांधी परिवार ने कितने राजनीतिक पाप किए हैं, उसका एक और ये उदाहरण। और मैं फिर कह रहा हूं, क्या भारत की स्वतंत्रता सिर्फ नेहरू गांधी परिवार को राजा बनाकर रखने के लिए है? उनके परिवार के हर बच्चे को, नया बच्चा पैदा होगा, मैं एक संस्थान में काम करता था तो वहां कहा जाता था कि नया बच्चा होगा तो अभी डायरेक्टर बन जाएगा। लेकिन राजनीतिक दल और अब कोई वैचारिक राजनीति में कहने ये से हो चलेगा जाए क्या? तो ये तो खतरनाक है। यहाँ तो जनता के वोट से सब कुछ होना है, लोकतंत्र होना है, लेकिन ये सचमुच खतरनाक है। और ये मैंने इसीलिए कहा कि आप सोचिए, जिस जगह पर संजय गांधी को बहुत बड़ा एक स्मारक उनका बना दिया जाता है, समाधि बना दी जाती है, वहां पीवी नरसिम्हा राव जैसे मतलब चमत्कारी व्यक्तित्व को, कमाल का नेता वो था। और जो लोग कह रहे हैं, जैसे ये भी ध्यान में होना चाहिए, कई लोग कहते हैं कोalition गवर्नमेंट मनमोहन सिंह ने चलाई यूपीए 1-2, भैया उससे पहले वो चला चुके थे। नहीं, उन्होंने भी चलाए थे, और गठबंधन धर्म का जो मर्म वास्तव में समझाया वो अटल बिहारी वाजपेयी ने समझा। कैसे चलाई जा सकती है 24 दलों के साथ में सरकार, वरना इससे पहले तो कोई सरकार चल भी नहीं पा रही थी। हाँ, पीवी नरसिंह राव को थोड़ा अल्पमत में थी, इसलिए वो शिबू सोरेन वाला भी एक कलंक उनको लगा। बिल्कुल, आप देखिए। और अच्छा, तो यहाँ कैश फॉर वोट नहीं हुआ था? हाँ, वो तो था ही कैश फॉर वोट नहीं हुआ था। न्यूक्लियर डील 1-2-3 के बाद क्या हुआ था? बिल्कुल। अमर सिंह उसमें लाइजनर थे, वो सारी नेटवर्किंग कर रहे थे, नोट लहराए गए थे। हालांकि देश का लोकतंत्र है, आम आदमी ऐसे नोट के साथ पकड़ा जाए तो उसका क्या हाल होगा। सांसद जी लोग थे तो कुछ नहीं हुआ। और उसमें एक बड़े टीवी चैनल का बड़ा संपादक जिसने स्टिंग की थी, उसने भी कुछ नहीं किया, खबर ही नहीं चलाई, वो भी सब बदल गया। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेशी हुई, सब कुछ हुआ, पता ही नहीं चला कौन दोषी है, कोई दोषी है कि नहीं। अगर बैग में रुपया भर के आया तो वो भी सब हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। बिल्कुल, इन्हीं के कार्यकाल में देश भर में इतने धमाके हुए थे, कितने धमाके हुए थे। आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे दागी मंत्रिमंडल का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार के नित नए प्रतिमान स्थापित करते हुए मामले हों, तो ये सारी चीजें उस दौरान हुई। और फिर मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक नेतृत्व ही क्यों प्रधानमंत्री पद पर होना चाहिए, ये मेरे ख्याल से डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका भी एक उदाहरण थे। और ये बात लगातार कांग्रेस की तरफ से हर्षवर्धन कही जाती थी कि राजनीतिक जो आरोप हमारे ऊपर लगते हैं, मनमोहन सिंह बोलते ही नहीं, उनको लगता है वो सीईओ की तरह बैठाल दिए गए हैं, बात नहीं करते। आज जो इतनी तारीफ की जा रही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा, कांग्रेस के दफ्तर से बात करते हैं। उनका जो बड़ा भाषण चलता है ना कि इतिहास मेरे प्रति बहुत दयालु और उदार रहेगा। भैया, इतिहास, वर्तमान, भविष्य, भूतकाल सब आपके साथ था, लेकिन कांग्रेस आपके साथ नहीं थी। कांग्रेस के भीतर आपको अपमानित किया गया और आप वो अपमान सहते हुए भी प्रधानमंत्री बने रहे। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। मनमोहन सिंह व्यक्ति बहुत अच्छे थे, उदार थे, ईमानदार थे, सरल थे, बहुत विनम्र थे, ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन इतने वर्ष तक अगर कोई सत्ता में लगातार है, 70 से लेकर 2019, अभी कुछ समय पहले तक वो राज्यसभा रहे, जब तक चल पाया तब तक राज्यसभा में 33 साल लगभग, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो बहुत योग्य होगा और दूसरी जो खूबियां होंगी वो भी उसके भीतर होंगी। निश्चित तौर पर योग्यता सिर्फ इतना बड़ा प्रतिमान नहीं हो सकती, वरना योग्य तो प्रणब मुखर्जी भी बहुत ज्यादा थे।
और पहला नाम उनका होता था। तो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा तो कि हमारे बाबा के लिए तो एक शोक संवेदना का संदेश तक, प्रेस नोट तक नहीं जारी किया गया था सीडब्ल्यूसी की तरफ से। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये जो परिस्थितियां हैं, तो ये लोग जो बात करते हैं ना मान सम्मान, तो जिन्होंने हमेशा लोकतंत्र और तमाम जो संवैधानिक पदों का जिन्होंने अपमान किया है, मुझे लगता है कि उनके मुंह से बातें शोभा नहीं देती। बस अब फिलहाल मुझे लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को अगर वाकई श्रद्धांजलि देनी है तो ये देनी चाहिए हर्षवर्धन, कि राजनीति में जो एक बहुत ज़्यादा कटुता बढ़ती चली जा रही है, अजात शत्रु होने की जो एक शर्त होती थी पहले तमाम बड़े पदों पर, उसको सीखना चाहिए। और मैं तो एक चीज़ और कहता हूँ हर्षवर्धन, 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी के 100 वर्ष पूरे हुए थे जी। उसके अगले दिन मनमोहन सिंह जी भी नहीं रहे। मुझे याद है कि जब 1-2-3 पर न्यूक्लियर डील पर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि आप राजनीति के भीष्म पितामह हैं, अटल जी के बारे में कहा था, और आप हमारा समर्थन करिए, आप जानते हैं हम आपके ही बनाए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उस समय वो सिर्फ मुस्कुरा दिए थे। अब मैं सोचता हूँ कि सुषमा स्वराज भी यहाँ नहीं है, अरुण जेटली भी नहीं है। अगर इस समय ये लोग जिस भी जहां में होंगे, अगर वहां पर इस समय संसद सत्र चल रहा होता तो किस तरीके की डिबेट होती। ठीक बात है। और आज सीखना के चाहिए, लोग सीखना चाहिए, मतलब मुझे सीखना लगता है ये चाहिए। बात और है। लेकिन ये कैसे सीखेंगे जब नेता प्रतिपक्ष जिस मनमोहन सिंह की नीति की वजह से देश में अंबानियों अडानियों की बाढ़ आ गई है, वही दिन रात ये बातें करेगा। तो राहुल गांधी को थोड़ा चिंतन मनन करना चाहिए। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है, सदन बेहतर चले, सब कुछ अच्छा हो और देश आर्थिक तौर पर सशक्त हो, फिर से वो नेहरूवियन सोशलिज्म के चंगुल में फंसकर इस देश के लोगों को बुरी अवस्था में न पहुंचाए, फिर से हम उस अवस्था में न पहुंच जाएं कि राशन लेना पड़े, आयुध लेना पड़े, हम आत्मनिर्भर होते जाएं। ये बहुत जरूरी है। और इस सब के लिए जरूरी है कि जो उस कुर्सी पर बैठा हो वो नेता हो स्वयं की शक्ति से। लेकिन क्या करिएगा, जिसको अवसर मिले वही ये कर रहा है। नहीं तो धक्के से वो राजनीति में लाए गए, अब वो राजनीति में आके धक्के मार रहे हैं। नहीं तो उनको धक्का छोड़ पेलम दीजिए। राजनीति जो हो रही है ना, हाँ। पूरी तरीके से उसका ये उदाहरण है। और लेकिन संविधान पर जब चर्चा हुई तो एक्सपोज हो गया ना कितना कंटेंट है। बिल्कुल। तो उसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। लेकिन आप जरा सोचिए कि जैसे उनके ऊपर कहा जाता है कि सोनिया जी हमेशा रहीं, तो सोनिया जी ने फिर भी मनमोहन सिंह को कुर्सी से तो नहीं उतारा। उतार सकती अरविंद नहीं थी। केजरीवाल नहीं उतार सकती हाँ नहीं उतार थे। नहीं सकती थी, लेकिन उतार देते तो खेल खत्म खेल खत्म हो जाता।